और इसमें एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगी कि उस परिवार को अपने पूरे बैकग्राउंड देख के आगे के लिए भी, वो चला तो गया, बहुत दुख की बात है, पर आगे के लिए बहुत निवारण करना चाहिए। बिकॉज रिमेम्बर, वो आदमी, मैंने जो सुना कि वो अभी भी जीवित था जब उसने अपनी आंखों से, वाइल ही वॉज हर्ट, पर उसने इस ही सॉ दैट वाइफ ट्राइंग टू किल हिम। आप सोचिए ये मन विज्ञान में कोश में क्या बैठा हाँ। होगा। अब वही सोल फिर से उसी खानदान में जन्म लेकर आएगा आज से 2 जनरेशन बाद। नाउ ही विल हैव अ हेट्रेड फॉर दैट वुमन। आप समझे? तो जी जब बिल्कुल। मौका मिलेगा तो ये साइकिल फिर रिपीट होगा। तो ये एक वार्निंग है, वाणी का भी ये जो आपने बताया, ये राजा का आपने बताया, ये राइट, राजा का पूर्व भी बता जन्म रही का। हूँ। हाँ, ये अभी राजा का बता रही हूँ कि ही हैज, जी इनके वासना संस्कार में वही है जिसके साथ भी किया होगा, और ये किया मोस्ट लाइकली महिला जाति के साथ है। तो आप देखिए इनके साथ छल हुआ है? तो कहाँ कैसे ये वाइफ से रिलेट होता है? बट ये सारी चीजें राजा की कुंडली में अकेले दिख जा रहा है, और दूसरे क्या होते हैं, हमने किसी के साथ ही किया है तो कोई इस ट्रेट के साथ हमारे साथ हमको रिपीट करेगा ये हमारे साथ। अपनी जो इनकी माता माँ है, आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर वो माँ जो भी रोल में रही होंगी, पर आप ये और इनकी माँ का क्यूमुलेटिव कर्मा दिखाता है कि बुद्धि को मिसयूज किया गया। गुरु सोचिए, गुरु बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, जब लेकिन गुरु जब दुष्कर्म पे उतर जाए तो उसका कितना बड़ा प्रकोप होगा, बिकॉज ही हैव लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस रिश्ते, इस पूरे घटना में देखिए माँ हर जगह बहुत स्थित है। जैसे माँ को, माँ बोल रही है कि तुम चेन पहनकर क्यों जा रहे हो, तो बोल रहा है कि सोनम ने बोला है पहन के आने को। बिकॉज इन प्रीवियस लाइफ मैनिपुलेशन दिस मदर वॉज ऑल्सो अ पार्टनर वेयर दे डिड इट टुगेदर, मोस्ट लाइकली विद सोनम। अच्छा, उसके बाद लास्ट का फोन जो है वो सोनम और उसकी माँ का फोन होता है, नॉट द बॉय। और जहां तक मुझे याद है कि आई थिंक ही वाज ऑलरेडी पुश्ड, मुझे क्लियर नहीं है, बट वो क्या बोल रही है आप सुनिए उस कॉल को, कि अरे ये ऊपर हम झरना देखने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल चढ़ाई है। तो माँ पूछ रही है तो फिर तुम क्यों जा रही हो, तो बोल रही है कि क्या करें, जाना था, देखना था। तो बोल रही है कि तुमने कुछ खाया, तो बोल रही है मैंने उपवास किया है आज। दिस इज गुरु तत्व, उसका मिसयूज। हमने आज उपवास किया था, कुछ तो उपवास किया है, तो मम्मी बोल रही है कि ठीक है अगल बगल देख लो, कुछ मिल जाए तो तुम जूस वूस कुछ ले लो। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं? गुरु, बात हो रही है उपवास की, बात हुई है कामाख्या मंदिर घुमाने की, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी कहीं तो रिवॉल्व कर रहा है, भले उसका मिसयूज हो रहा है। दैट इज नीच का गुरु विद चंद्रमा। तो माँ का भी इसमें, मतलब माँ बेटे के कर्म जुड़े थे, तो कष्ट भी माँ को, माँ से ज्यादा और कष्ट और किसको होगा? और जितना छल उनके साथ हुआ उतना ही छल माँ के साथ भी हो रहा है। और आज का जो हमारा विषय है वो विवाह संस्कार के ऊपर है। इसके साथ जो आज समस्याएं हम देख रहे हैं भारत में खास करके, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और सोनम रघुवंशी का जो केस है मेघालय वाला, उस केस की भी चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एंगल से, कुंडली के एंगल से। और मूलतः हमारा जो प्रयास रहता है, और मैम का भी ये एम्फेसिस रहता है, कि हम कर्मों के आधार पर समस्याओं को भी समझें और कर्मों के आधार पर सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय लिया, क्योंकि मैं स्वयं ही जब से ये घटनाएं सुन रही हूँ, इसके पहले भी 2-3 हुए, तो ये मुझे, मतलब मुझे लगता है हम समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास इसके हथियार भी दिए हुए हैं कि कैसे इसको, मैं हथियार शब्द यूज कर रही हूँ कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, पर हम कर नहीं रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक आज सुने इस बात को, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और सबके बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे हो या आपके। तो जब हम शादी की बात करते हैं तो देखिए हम 7 फेरे लेते हैं शादी में, और ये हमेशा से कहा गया है हमारे यहाँ की 7 जन्मों का बंधन, 7 7 का बड़ा महत्व दिया गया है।
तो मैंने अब पहले भी अपने हमारे जब हमने ज्योतिष शास्त्र की बात की तो हमने कहा कि हम आदिकाल से जन्म तो ले रहे हैं और हमारे कर्म कैरी ओवर होते रहते हैं, लेकिन ये अब हम हो सकता है मैं और आप हमने 10,000 साल बाद जन्म लिया होगा, पर हमारे कर्मों का जो खाता है वो तब से नहीं चला आता है, ये 7 जन्म रोलिंग चलता है। बोलते हैं ना जैसे वो बैंक का लेजर बैलेंस ओपनिंग खाता क्लोजिंग होता, तो हम और आप इस जन्म में जब मरेंगे तो हमारा पिछले 7वां जो जन्म था उसका खाता बही खत्म हो जाएगा और इस टोटल को संचित कर्म कहते हैं। और इस संचित कर्म में से एक पोर्शन हमें एलोकेट किया जाता है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, आवर नॉन इरेजेबल डेस्टिनी। अब इस प्रारब्ध में कुछ हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ये भी लिखा होता है कि कुछ हम करेक्शन कर सकते हैं और कुछ हम क्वाइट इजीली उसको बदल सकते हैं थ्रू हमारे आवर क्रियामान कर्म जो हमारे करंट कर्म है। तो हम जब लग्न चार्ट देखते हैं तो उसमें फ्यूचर दिखता है और नवांश में हमारा यही प्रारब्ध दिखता है। और आपको पता है कि इस कर्मों के बंधन को आपने तो शब्द सुना ही होगा, ऋणानुबंधन कहते हैं, जिसमें जी ऋण मतलब कर्जा और अनुबंध मतलब हमारा लेन देन कनेक्शन, तो ऋणानुबंधन जो होता है ये सबसे ज्यादा और गहरा माँ बाप और बच्चों के बीच का होता है। और उसके बाद अगला जो सबसे खाता बही जो भारी होता है वो पति पत्नी का होता है। ऋण बंधन ऋणानुबंधन इनका सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जहां भी शारीरिक इंटरेक्शन हो, शरीर से कांटेक्ट हो, तो उसकी जो हमारी विज्ञानमय कोश में उसका रूपरेखा बहुत बहुत गहरा रूपांतर होता है। तो इसीलिए आप देखिए हमारे समाज में पूरे ईस्ट एशिया में आप देखिए और खासकर भारत में हम नमस्कार कहते हैं, हम जी चरण स्पर्श करते हैं। हमारे यहाँ कभी गले मिलना बहुत आम नहीं माना जाता था। माँ बाप बच्चे जब तक छोटे रहे एक सीमा वो भी एक सीमा तय था कि एक सीमा तक आप गले मिलेंगे या उसको शारीरिक कांटेक्ट होगा, उसके बाद से वो भी खत्म हो जाएगा। इवन लड़का भी हो तो बहुत कम था कि बाप और बेटे रोज रोज गले मिले, ठीक है, और अपोजिट सेक्स का तो था ही नहीं। यही मूल कारण था, क्योंकि आप जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट जितना ज्यादा होता है उतना उसकी बंधन ज्यादा गहरा हो जाता है। तो दैट मीन्स मैरिज जो है, शादी संस्कार है, हम जिससे भी हमारी शादी हो रही है ये तो निर्धारित है कि उससे हमारा लेना देना बहुत गहरा था। यू नो अब आप इसी से सोचिए कि जितने ज्यादा रिश्ते हम बनाएंगे, शारीरिक रिश्ते बनाएंगे, तो वही हाल होगा ना, मतलब हमारे लेन देन तो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा। हाँ, तो इस चीज को अगर आप देखिए तो आज से 100 साल पहले तो भाई एक जगह बात पक्की हुई, शादी हुई, पसंद आए नहीं आए हमने झेल लिया, पर रिश्ता वहीं निभा। तो आपका खाता बही कितना एक ही जगह पे उसका डेबिट एक ही क्रेडिट सब। हुआ ना। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता का असर आने लगा तो रिश्तों में ये डाइल्यूशन आने लगा। तो एक समय आया जब आप 1 से 2, 2 से 3, और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि लोग बोलेंगे कि पहले भी होता था, लोग 4 बीवी रखते थे, पर देखिए वो आम नहीं था, वो रोज नहीं था, और आप हर व्यक्ति के साथ नहीं था। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस चीज को कभी अच्छा नहीं माना गया। आज अगर राम जी की कोई सौतेली माँ नहीं होती तो बन जाने को नहीं कहती ना। सो हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो पहले हम एक शादी का वेट करते थे, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के प्रेम संबंध होने लगे, और मोस्ट लाइकली क्या होता था, वो प्रेम संबंध शादी हो नहीं पाता था, कभी माँ बाप नहीं माने, तो आपकी एक आह रह गई ना उस रिश्ते के साथ। ठीक है,
फिर पहले क्या था, चिट्ठी विट्ठी लिख के होता था, तो मैं कहती हूँ ऋण बंधन फिर भी कम था, भावनात्मक तौर पे था। पर राइट, जैसे जैसे राइट। प्रॉक्सिमिटी बढ़ी तो ऋणानुबंधन बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये बहुत ही डरावनी चीजें जो आज हो रहा है। आज की तारीख में लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, हम किसी के साथ रिश्ता कोशिश करेंगे। बट क्या हमारे यूथ, हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है, उनको पता है कि इसका असर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है, काम को इच्छा शक्ति या आकर्षण की ऊर्जा कहते हैं, और वासना को सूक्ष्म संस्कार या स्मृति या छाया कहते हैं। तो और ये दोनों पैरेलली चलता है। तो ये कैसे होगा कि पहली बात तो दोनों में अंतर क्या है कि काम जो है वो सक्रिय इच्छा और आकर्षण है, वासना पुरानी छिपी हुई हमारी स्मृति है, हमारी जो प्रवृत्ति हम लेकर आए हैं। और इसका नेचर क्या है कि ये अक्सर काम है जो अक्सर जागरूक और रहता है और वर्तमान में रहता है। और वासना जो है वो हमारा अचेतन मन है, जो सूक्ष्म स्तर पर वो स्थित होता है। दैट इज कॉल्ड आवर सबकॉन्शियस रिएक्शन। जहां हमें कोई पसंद आता है, कोई नहीं आता है, कभी हम इम्पल्सिवली किसके लिए रिएक्ट करते हैं, वो उसको हम वासना कहते हैं। वासना जो है वो हमारे पुराने जन्मों जन्मों के वो संस्कार हमारे साथ आते हैं। तो वो एक श्लोक दोहराते हैं, दुर्योधन, वो कहते हैं, जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मः न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे पूरी समझ है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तो आपने जो प्रवृत्ति शब्द को जो वासना से जोड़ा, कि जो पुरानी इंप्रेशंस है, वो जो एक एक आज के टर्म में कहें वाइब लेके जो हम आए हैं, राइट, वाइब्रेशन जो लेके आए हैं, वो आपको फोर्स करती है उसी दिशा में आगे बढ़ने की। जो आपकी पुरानी मेमोरी है, जिससे आपको अच्छा लगा, आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, राइट, मतलब जो भी आपको इंद्रिय बिल्कुल, सुख मिला। जी। बिल्कुल। तो आई थिंक काम इज फॉर, इट्स काइंड ऑफ अ डिजायर जो अभी काम कर रहा है, मतलब इच्छा शक्ति मेरे में आ रही है, मेरा आकर्षण किसी चीज के प्रति हो रहा है, लेकिन जो वासना, इट्स आकर्षण जो पुराना वाला आकर्षण है, राइट, जो करेक्ट। अभी। बिल्कुल, आपने इसको राइट। इतना, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता था। और आपको मैं इसी पे एक और बेहतरीन एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो दुर्योधन की जब ये प्रवृत्ति थी, तो ये उनके माँ बाप का काम था कि उनको बचपन से इस जो सबकॉन्शियस लिपि जो आप लेकर आ गए हैं, उसको इरेज कैसे किया जाए। करेक्ट। तो वहीं पे एज पेरेंट्स, और माँ बाप ही नहीं, घर के और भी लोग होते हैं। पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, फिर समाज भी होता है। हम सबका दायित्व होता है कि जो प्रवृत्ति अच्छी न दिखे हमें, उसको फिर हम अपने क्रियामान कर्म और बहुत सारे और उपाय दिए गए हैं, उससे कैसे उसको हम उसको ठीक करें, उसको मिटाएं, उस याद को, उस हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी को। तो यहाँ न मिटाने की जगह युधिष्ठिर ने क्या किया, उसको और शय दिया पुत्र मोह में। एंड एग्जैक्टली वही आज की, धृतराष्ट्र ने। जी। सॉरी धृतराष्ट्र ने, ऐसा, थैंक यू। हाँ, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, पुत्र मोह में, ये जानते हुए, क्योंकि वो खुद भी तो ज्ञानी पुरुष थे, ऐसे नहीं थे कि वो मामूली आदमी थे, पर उनकी अपनी प्रवृत्ति भी यहाँ कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उन्होंने पुत्र मोह में, ये जानते हुए कि कहाँ ठीक नहीं हो रहा है, वो उसको ठीक नहीं कर पाए। तो आज की तारीख में मैं ये बहुत ही, मतलब क्या बताऊं, दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों की बेसिक कैरेक्टर को समझें। और मैं कहती हूँ ज्योतिष शास्त्र को इस चीज के लिए यूज करें, नॉट टू फियर। ज्योतिष शास्त्र आजकल क्या है ना, लोग तब जाते हैं जब काम बिगड़ गया होता है, या लोग जाएंगे कि मैं पैसे कब बनाऊंगा, या मेरी शादी अच्छी कब हो जाएगी। हमेशा आप देखिए, हम वो काम के कारण जाते हैं, राइट, हम अपने, पर इससे पहले ही जाए। आप बताइए,
बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, तो अभी तो कम हो गया है, पर एक जमाने में सबसे पहले उसकी कुंडली बनती थी ना, सबसे पहले। किस लिए? राइट, राइट। इसीलिए बनती थी कि हम उसके संस्कार को समझ लें, और फिर बचपन से ही हम सब मिलके अपने, और उसके साथ साथ हो सकता है हमारे भी करेक्शन करना पड़े, क्योंकि बच्चा जो कर्म लेके आता है या कोई बच्ची आती है, तो उसमें हमारा कर्म भी जुड़ा होता है। तो हम खाली बच्चे को नहीं अकेले मार के या सिखा सकते हैं, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। संचित कर्म और क्यूमुलेटिव कर्मा भी तो होता है ना उनके साथ हमारा, तो वो भी बिल्कुल, पता पड़ बिल्कुल। जाता है। तो हम उस साथ में मिलके अगर उसकी इस चीज को बचपन से कंट्रोल करें, उसको सिखाएं, और जैसे उसकी उम्र बढ़े उस हिसाब से कितना इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो भी मैं मानती हूँ कि भाई ठीक है, 10 साल और 12 साल में हम उसको शादी के बारे में नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारी कौन सी नेचर क्या है, तुम्हारी नीड क्या है, बट उससे रिलेटेड सारे एटीट्यूड तो हम बता सकते हैं ना। अगर उसमें अथॉरिटेटिव बिहेवियर है, उसमें बदला लेने की भावना है, उसमें चिढ़ाने की भावना है, तो ये सारी चीजों को हम पहले ही ठीक करें और बिल्कुल समझ जाएं अपने जनरेशन के हिसाब से। तो ये भी एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगी। आप आज के लोगों को पूछिए, कितने लोग अपने तीसरे पुश्त के बारे में जानते हैं? और एक टाइम था कि हम छठे सातवें पुश्त के बारे में हमारे घर में कहा जाता था। जैसे आज भी हमारी मम्मी और पिताजी से मैं बात करती हूँ, तो वो मुझे एक एक स्टोरी बता देते हैं, कि क्योंकि उनको बताया गया है कि दादाजी के दादाजी कैसे थे, नाना जी के नाना जी कैसे थे। दैट मीन्स हमें अपना सात पुश्त का खानदान के इनहेरेंट क्वालिटीज जानने चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं में से एक हैं। राइट, बिल्कुल। करेक्ट। तो हमें रिलेट करना चाहिए कि किससे, वो कुंडली भी थोड़ा इंडिकेशन दे देता है कि आप किससे रिलेट कर रहे हैं। तो पता पड़ेगा कि हाँ, हमारे खानदान में हमने देखा था कि किसी महिला का शोषण हुआ था, या कोई चाचा जी ने किसी भाई के साथ ऐसा किया था। तो आई डोंट नो, हो सकता है मैं एग्जैक्टली वही री नहीं हूं, पर उस कर्म से मैं शायद जुड़ा था या जुड़ी थी, तो उसका करेक्शन भी तो करना चाहिए। तो कुलदेवी बिल्कुल। पूजा इसी के लिए किया जाता था। आप देखिए हमारी सारी चीजें बहुत मतलब सोच समझ के बनाई हुई थी। एक दिन ऐसे ही मैं कार में था, तो डिस्कशन में मतलब एक मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन आया कि 100 को आप दो से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा। नाउ डिवाइड बाय 2 अगेन 25, देन 12.5, देन 6.25, ऐसे करते जाओगे, 7 बार में वो 1 से कम हो जाएगा। इट बिकम्स अच्छा। अ फ्रैक्शन। सो जो डीएनए लेवल पे यदि हम बात करें, हम्म। तो जो जीन ट्रांसफर है, डीएनए जो आ रहा है, वो रेशियो 1 से भी नीचे हो जाएगा, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा 8वें जन्म और 9वें जन्म का। इसका मतलब दैट अच्छा। बिकम्स इररेलेवेंट। दैट्स व्हाई इट्स 7। जी। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेडिकल मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकल साइंस कहता है कि आपका डीएनए थोड़ा म्यूटेट होता है, फिर अगला जनरेशन फिर म्यूटेट होता है, एंड इट सेज दैट बाय 7 जनरेशन योर डीएनए बिकम्स ए न्यू डीएनए। तो जब मेडिकल साइंस कोई भी बीमारी देखता है ना, वो हमेशा कहता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होते होते दिस विल बिकम इररेलेवेंट। सो डीएनए क्या है? डीएनए हमारे संस्कार ही है ना। बिल्कुल। तो ये तो मतलब और भी एंड आई थिंक इन्हीं संस्कारों के लिए 16 संस्कार थे, जो आपने कहा ना कि बचपन से पेरेंट्स को मेहनत करना चाहिए और उन अपने पे भी। तो इसके लिए ही ये 16 पूरे डिजाइंड है, जिसमें से हम ये 2-3 बस मान रहे हैं, बाकी तो मान ही नहीं। आजकल मैं भी देखती हूँ, मैं तो खुद भारत से बाहर हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि ये इस तरह से रहने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, इस तरह रहने से अच्छा है हम अलग हो जाएं। फिर मेरा अगला अगर क्वेश्चन होता है कि तो बच्चों पे क्या होगा? कुछ नहीं, अब बच्चे सब समझ लेते हैं। ये बच्चा जब थोड़ा सा एडल्ट हो जाएगा, तो ही विल अंडरस्टैंड कि या माँ बाप के लिए भी मुश्किल था, इससे अच्छा था सेपरेट हो जाए। तो इतना आसान कर दिया है ना हमने इसको, बट इस चीज को अगर उनको कोई गहराई से समझाए कि वो बच्चे पे क्या असर हुआ इसका, ये बिल्कुल। एक नहीं 2-3 जनरेशन का असर हुआ। और आपने जो वो सप्तपदी लिए थे, जो 7 फेरे लिए थे, उसकी जो कमिटमेंट थी, उसके सामने तो हर सैक्रिफाइस मैं कहती हूँ जायज है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको रोज मार खाना चाहिए, थप्पड़ खाना चाहिए। अगर हालात मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, तो उसके लिए भी
सोल्यूशन निकल सकता है बिना एक्स्ट्रा बंधन बनाए। मेरा ये बोलने का मतलब है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक खत्म कीजिए और दूसरा शुरू कर लीजिए, बिकॉज आपने पूरी फैमिली को कॉम्प्लेक्स कर दिया। क्योंकि जब आप एक दूसरे इंसान से जुड़ते हैं, एक के साथ जुड़े, तो हमारे यहाँ शादी एक इंसान से नहीं होता है, परिवार से होता है। तो आपने एक रिश्ता पूरे परिवार से बनाया, फिर आप एक दूसरे परिवार से जुड़े, तो आपका परिवार वो दूसरा वाला परिवार, वे दोनों के लोगों के बीच में काम वासनाएं बैठी अलग अलग तरह की, फिर आप एक दूसरे परिवार को लेके आए। सो डू यू रियलाइज कि हमने अपना लेजर बैलेंस कितना कॉम्प्लेक्स कर लिया, ये लेने देने का खाता। और आज जो हो रहा है ऑलरेडी उसका नतीजा हमें दिखने लगा है। वाई इज इट कि मेरा मन करता है कि मैं जाके मेरी मॉरल वैल्यू कम हो गई है एंड आई गेट वेरी अट्रैक्टेड, बिकॉज अब मैं ऑलरेडी वह इस तरह की वासना लेकर आ गया हूँ या आ गई हूँ, दोनों में आजकल एप्लीकेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलके पूरी कोशिश करें कि हम इस चीज की जागृति लेकर आए, हम हमारे नवयुवा पीढ़ी में इस बात की थोड़ी सी डिसिप्लिन लेकर आए कि ये जितना आसान लगता है उतना ये है नहीं। और दूसरी बात, जरूरत ही क्या है बहुत कम उम्र से पहले इस चीज में पढ़ने की। एक तो सबसे पहली बात ये है राइट कि वेट करो ना, आपकी शिक्षा का समय है, आपको यू हैव टू अक्वायर स्किल्स। तो हम क्या इस तरह की चीजें ला सकते हैं जो आजकल, इसको अब मॉडर्न का बोले कि ये आप बहुत रूढ़िवादी हैं कि आप ना बच्चे को समझ नहीं रहे हैं। और ये भी है, अब माँ बाप ये भी कहते हैं पीयर प्रेशर में कि इससे अच्छा है कि हम उसको अलाउ कर दें टू हैव अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं तो वो छिपके करेगा। मतलब सामाजिक प्रॉब्लम भी है, पर अगर हम सब मिलके इस जागरूकता को लाएं और थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं, तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं जो इतना ज्यादा डिटोरिएशन हो रहा है, हम उसको थोड़ा तो कहीं रोक सकते हैं। मतलब मुझे भरोसा है कि ये करें, सब मिलके करें, सामाजिक तौर पे करें तो ये होगा। तो इसी को लेके आगे चलते हुए ये जो भी केस हुआ सोनम और राजा का, मतलब इतना आघात हुआ मेरे तो हृदय पे सोच के कि हम कहाँ जा रहे हैं। इट वाज बहुत ही मतलब बहुत ही दुखदाई था। तो मैं उसको फॉलो कर रही थी, तो मैं एक दिन न्यूज देख रही थी, कभी हमारी बात नहीं हुई थी, पर मैं एक न्यूज देख रही थी, तो मैंने उसमें उन्होंने दोनों की कुंडली फ्लैश की। अब देखिए अगर सच है तो आई डोंट नो, बट इट वाज शोन ऑन वन ऑफ द न्यूज चैनल। तो उसमें अगर मैं देखूं तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा ज्योतिष को भी स्टैंडर्ड हमें लगता है थोड़ा चेंज करना चाहिए। हम बता देते हैं उन्हीं की कुंडलियों को लेके मैं उस रेफरेंस में बोल रही हूँ। हम कहते हैं मंगल भारी है, फलाना जगह पे शुक्र बैठा है, शुक्र पीड़ित है, तो सामने वाला भी समझता है कि हाँ मेरा मंगल भारी है। बट क्यों भारी है, शुक्र ऐसा क्यों है, ये नहीं बताते हैं। एंड दैट इज वेयर द रूट प्रॉब्लम इज, क्योंकि वो बताने का मतलब है आपके इस लॉ ऑफ कर्मा पे हम जाएंगे कि वो क्यों भारी है, बिकॉज हम सर्टेन कर्म करके आए हैं और हम सर्टेन काम वासना लेकर आए। तो अगर इनकी कुंडली में देखूं, तो हम अगर राजा रघुवंशी की कुंडली को देखें, तो जो लोग कुंडली एस्ट्रोलॉजी चार्ट नहीं जानते हैं, तो मैं उनके लिए मैं बहुत सिंपल टर्म्स में सहज भाषा में बताने की कोशिश करूंगी कि उनकी कुंडली में दो चीज पे मेरी नजर गई। एक क्या है कि उनके छठा जो घर होता है वो एनिमी हाउस होता है, बीमारियों का घर होता है और काफी चैलेंजिंग होता है। वहां पे तुला राशि में शुक्र, सूर्य और राहु हैं। अब यहाँ पे तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, और वाइल तुला राशि में शुक्र ठीक कहलाते हैं, पर छठे घर में स्थान बल से शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो देयर इज अ मिक्स्ड रिजल्ट। एंड राहु का स्वभाव क्या होता है, वो सब चीज को बढ़ा देता है, वो ये नहीं देखता है कि वो चीज अच्छा है या बुरा है, उसका काम है बढ़ाना। इंग्लिश में हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये इनकी नीचता को बढ़ा देगा, या जो ऊंच होगा उसको बढ़ा देगा, तो उसके असर पे हम बात करेंगे। ऑन द अदर साइड उनके सातवें घर में मंगल है। अब डिग्री विग्री तो पता नहीं है क्योंकि वो है नहीं, पर सातवां घर में मंगल, वो भी वृश्चिक राशि में होना मांगलिक कहलाया जाता है। और सातवां घर पत्नी
का होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का होता है, पार्टनरशिप्स होते हैं, शादी बिल्कुल शादी का घर होता है। तो शादी के घर में जब मंगल होना मतलब हम इसको मांगलिक कहते हैं। हम फिर हम देखेंगे आगे इसका डिकोडिंग कैसे करते हैं। और 12वें घर में केतु है। 12वां घर हाउस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दूर, लोनलीनेस, वहां पे केतु आना बहुत ही मिस्ट्रियस अकेलापन की बात कही जाए, इसको इंटरप्रेट किया जाए तो। अदर साइड पे 5वें घर में कन्या राशि में चंद्रमा है जो ऊंच का होता है, और बुध है जो ऊंच का होता है, और वहां चंद्रमा है। मतलब मन ऊंच के बुध के साथ बैठा है। तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट गाय, पर उसकी हम प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे। बाकी हम इतना नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये मेन जो देखने वाली चीज है। और जो नवांश, जो प्रारब्ध है, उनके जो कार्मिक बैकलॉग है, उसमें लग्न में चंद्रमा बैठा है और गुरु। तो लग्न को केंद्र कहा जाता है। वहां केंद्र में कोई भी ग्रह का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस होता है, पर वो मकर राशि में है, मतलब गुरु वहां नीच का है। गुरु नीच का चंद्रमा के साथ। ये एक बहुत ही देखने वाली चीज है, इसका मैं इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। और चौथे घर में, ये नवांश की बात कर रही हूँ, चौथे घर में शुक्र मंगल के घर में बैठा हुआ है, पर वो केतु के साथ है। और शुक्र और केतु में मैत्रीय नहीं है, इनको दुश्मन माना जाता है। तो ये प्राइमरली उनके ये पोजीशंस हैं। अब इसका थोड़ा सा हम इंटरप्रिटेशन देखें, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी या मैं भी अगर देखती तो इस तरह से हम बता पाते कि ये होगा। पर इसमें देखिए, जो चीजें बिल्कुल एकदम ही एक नज़र में एक अच्छे ज्योतिष अगर देखे तो ये मतलब बेझिझक वो देख सकेगा कि इनके इनके परिवार में एक तो कार्मिक बैकलॉग है, क्योंकि सूर्य आपका लेगेसी भी होता है, फादर भी होता है, आपका मन और माइंड होता है, आत्मा, और मेल लेगेसी होता है। और वो नीच का होके बैठा है राहु के साथ। ये दिखाता है। और 6th हाउस एनिमिटी होता है, डेट होता है। तो ये बताता है कि ये अंडरलाइंग डोरमेंट कैरेक्टर में इनका क्या था, ये इन्होंने इनहेरिट किया है। क्या चीज इनहेरिट किया है कि ये इन सम पास्ट लाइफ इन्होंने अथॉरिटी पावर को मिसयूज किया था, और काफी क्रूरता से मिसयूज किया था। और उसके साथ शुक्र बैठा है, फीमेल एनर्जी। तो 100% ये फीमेल से मतलब महिला जाति से रिलेटेड है। और शुक्र हमारी कुंडली में पत्नी या प्रेम का भी स्वरूप होता है। सो इफ अगर इन सारी चीजों को हम इस तरह से अगर इसको देखें तो क्या दिखाता है, पारिवारिक वंश में धन या वाणी पर गलत गर्व, पिछले जन्मों का अहंकार, और आधिकारिक लोगों से टकराव, शक्ति का दुरुपयोग, और ज्ञान या संपत्ति पर गर्व। ये आपके कुछ कैरेक्टर्स हुए। व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ, इकोनॉमिक लाभ के लिए आकर्षण या रिश्तों का ध्यान दीजिएगा, दुरुपयोग करने से होने वाला कर्म। धन, भोजन, वाणी या दूसरों से मान्यता पाने का जुनून। एक तरफ स्पीच बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बहुत मिसयूज भी हुआ है, एंड इट हैज बीन यूज्ड फॉर अथॉरिटी एंड टू गेट अटेंशन। पिछले जन्म में छल, चापलूसी या स्वार्थी उद्देश्य से वाणी का उपयोग भी दर्शाता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि आप देखिए, इस केस को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ छल तो हुआ है ना, कि सूर्य नीच का शुक्र के साथ और राहु के साथ होना, ये बहुत बहुत मतलब मैं तो कहती हूँ बड़ी नेगेटिव पॉइंट एक चार्ट में है, जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए था, खासकर शादी का मामला हो तो। फिर जो नवांश के कुछ अंश दिखे उससे, मैं फिर कहती हूँ कि मैं भी शायद, आई डोंट नो कौन बोल पाता कि कत्ल होगा, बट प्रॉब्लम तो था। और केतु जो 12वें घर में है, वो ये बताता है कि एकदम सुनसान, केतु
एकदम डिटैचमेंट होता है, दूर जहां कोई नहीं है। पुराने जमाने में इसको जेल कहा जाता था, काला पानी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो वो कहाँ लेके गई? जहां कोई भी नहीं था। सो शी टुक देयर, दैट वो दर्शाता है। और छठा घर होता है सबॉर्डिनेट्स, डे टू डे वर्कर क्लास ऑफ पीपल। तो इनके साथ जो लोग गए थे, दे वर ऑल पीपल हु वर्क। सो मतलब इस तरह हम बहुत कड़ियों को जोड़ सकते हैं। और इसमें एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगी कि उस परिवार को अपने पूरे बैकग्राउंड देख के आगे के लिए भी, वो चला तो गया, बहुत दुख की बात है, पर आगे के लिए बहुत निवारण करना चाहिए। बिकॉज रिमेम्बर, वो आदमी, मैंने जो सुना कि वो अभी भी जीवित था जब उसने अपनी आंखों से, while he was hurt, पर उसने इस he saw that wife trying to kill him। आप सोचिए एक मन विज्ञान में कोश में क्या बैठा हाँ, होगा। अब वही सोल फिर से उसी खानदान में जन्म लेकर आएगा, आज से 2 जनरेशन बाद। नाउ ही विल हैव अ हेट्रेड फॉर दैट वुमन। आप समझे? तो जी, जब बिल्कुल। मौका मिलेगा तो ये साइकिल फिर रिपीट होगा। तो ये एक वार्निंग है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चला गया और ये हो गया। बहुत दुख की बात है, बट उस परिवार को मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने खानदानी पूरा इनहेरिटेंस को समझिए, एंड क्यों हुआ, एंड क्या हुआ। आई वुड लुक एट इट दिस वे। और जो लड़की है ना, उसके खानदान को भी समझना चाहिए। और मेरे विचार अलग हैं। सब लोग कह रहे हैं उसको भी फांसी होना चाहिए, जेल होना चाहिए, ठीक है। अब उसने कुछ किया है तो उसको सजा तो मिलेगी, पर क्या सजा मिलने से उसके वासना, काम, संस्कार बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। उसको रिहैब में डाल के, उसको ये सारी चीजें बता के, क्योंकि उसकी कुंडली में भी बहुत सारी चीजें हैं। Why did she feel like this? उसके मन में ऐसी भावना क्यों आई, उसको भी नहीं पता है। बट शी, उसको बस इस आदमी से नहीं प्यार हुआ, और उसको इतना हुआ कि उसका मन किया कि मैं इसको मार ही डालूं। ये है हमारे विज्ञान में, कोश में लिखित हमारी काम वासना, या हमारे कार्मिक कोडिंग जो सरफेस हुआ। तो उसको अब कैसे कम किया जाए, अदरवाइज ये एंटेंगलमेंट, ये ऋणानुबंधन खत्म नहीं होने वाला है। तो उनको तो ये सारी चीजें बता के इस चीज को आध्यात्म ही चेंज कर सकता है। आप हमारे इतिहास में देखिए, वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि ऋषि भी तो एक डकैत चोर थे ना। ये क्या बताता है कि सजा, ओनली सजा क्या हमें हमारे संस्कार को ठीक करेगा? नहीं करेगा। अगेन मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ठीक है, जहां जायज है वो सजा भी जायज होता है, बट उसके साथ साथ हमारे सजा के साथ क्या हम पैरेलली कुछ इस तरह की भी टूल्स यूज कर सकते हैं? दोनों की कुंडली में इंडिकेशन था कि कुछ शादी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसको, अब इसका सोल्यूशन क्या था कि दोनों मांगलिक होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मांगलिक बिठा दिए गए, बट मंगल की भी ग्रेविटी होती है, वो कितना, कितने मतलब किस लेवल पे है। तो उसको पहले उस, वंस यू आर 21 प्लस, लड़का या लड़की को बताना चाहिए कि तुम्हारा मंगल ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तुम्हारी क्या ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि इट इज चैनलाइजिंग टुवर्ड्स लस्ट, इट इज चैनलाइजिंग टुवर्ड्स फिजिकल नीड। तो आपको आओ न ताओ कोई नहीं दिख रहा है, मतलब, या और उसके साथ भी बंधन होगा। जो वो दूसरा जो बंदा था ऑफिस में, लड़का, सपोजिटली, अब एलिगेशन है, मैं इस पे नहीं कहूंगी, पर अगर ऐसा है तो उसके साथ भी पुराना ऋणाणु बंधन था ना। तो मतलब बिल्कुल। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गया है, तो उसको कैसे तोड़ा जाए? तो अगर लड़के लड़की को बता दिया जाए कि यू हैव, तुम्हारे में इस तरह की ऊर्जा है, ये है। और मंगल वाले लोगों पे कभी डोमिनेशन नहीं चलता है। अगर उस लड़की के माँ बाप को पता था तो अथॉरिटी कभी नहीं चलता। उन्होंने सोचा कि इसको बोल के शादी करके खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है। ये एक अच्छे ज्योतिष को बताना चाहिए कि फिर आदमी गलत करता है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये मोस्टली ऐसे केसेस में होता है, मंगल से रिलेटेड बहुत होता है। अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है। कुछ मंगल में मोरालिटी नहीं होता है, कुछ मंगल में एक्सीडेंट होता है, वायलेंस होता है। इस मंगल, दोनों का मंगल देखा जाए तो बहुत
अनरिजॉल्व कर्मा, और मतलब बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण अब क्या है, मैंने तो पूरा पेज लिखा हुआ था, बट इट्स टू मच, इतना क्या बताऊं। मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ कि अनरिजॉल्व कर्मा, बहुत एंगर, बट विथ दैट मैनिपुलेशन, और मैं फिर रिपीट करूंगी, गुरु गुरु का खेल जब होता है तो बहुत स्मार्ट प्ले होता है। गुरु तत्व, आप बताइए, इंटेलिजेंस जब मिसयूज होगा तो वो तो बहुत अच्छे से मिसयूज होगा ना। सोनम की कुंडली में लग्न अगर चार्ट देखा जाए तो 8वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र है, और वो लियो सिंह राशि में है। अब 8वां घर बहुत ही मिस्ट्रियस, मतलब डेथ, हाउस ऑफ डेथ, बहुत ही मतलब उस घर का बड़ा गहरा मीनिंग होता है, थोड़ा सा डर भी लगता है हमको उस घर में। उस घर में बहुत सारे ग्रह आना बहुत लाइफ में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स लाते हैं। और इस 8वें घर को भी, इस 8वां घर को ससुराल का घर भी माना जाता है। मतलब आपके इस तरह के ऋणानुबंधन ससुराल से रिलेटेड थे, जहाँ पे बहुत ही वायलेंट सूर्य अथॉरिटी होता है, बहुत ही, और तेज भी होता है, दिमाग भी होता है, पर सूर्य के साथ शुक्र है, दे आर नॉट फ्रेंड्स। और भी, और इसके 7वें घर में नीच का चंद्रमा है, नीच का मंगल है। अब आप बताइए, 7वां घर शादी का घर है, और वहां ससुराल के घर में ऑलरेडी अथॉरिटी, वायलेंस, इतना कुछ दिख रहा है, और नीच का चंद्रमा बहुत पैसिव अग्रेशन लेकर आता है। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जनरली भी। तो आपको पता है हम ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे से छुड़ा भुकवाना, एक्चुअली ये कहा गया है। अच्छा, ऐसे लोग अच्छे कुक बनते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड कम हो, क्योंकि वहां भी काटने वाला काम भी करते हैं ना। ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं अगर इसके साथ अच्छे हो तो, आप समझे ना। बट बेसिकली इनको चाकू चलाने का वो मिलता है। हर आदमी चाकू नहीं चला सकता है, राइट, हर आदमी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। तो इसका 7वें घर में नीच का मंगल होना ये कैरेक्टर भी दर्शाता है, और वो भी स्पाउस के घर में। और नवांश में अगर ये है, नवांश में इसके साथ अगर ये जोड़ा जाए तो ये 100% दिखता है कि शी वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ सिमिलर प्लॉय। तो ये तो खेल, वही खेल हो गया ना, गिव एंड टेक। आपने किया, फिर मैं बदला लेने के लिए अगले जन्म आया, फिर मैं अगले, तो ये कब खत्म होगा। इस चीज को खत्म करने के लिए इस शास्त्र को अगर हम जाने तो हम अपने पूरे जो बैकलॉग, जो कार्मिक बैकलॉग है, उसको हम अध्यात्म, कोचिंग, गाइडेंस, पूजा पाठ की भी जो क्रियाएं बताई जाती है ना, वो बेसिकली हमको हमारे मन को कंट्रोल में लाने के लिए आता है ना। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। तो इन टू यूज डिफरेंट टूल्स, जो हमारे में सब कुछ दिया गया है, हम लेकर आते। और मैं फिर कहती हूँ, मांगलिक है तो उसकी शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो क्योंकि मंगल का जो अग्रेशन है, मंगल का जो जितने प्रॉब्लम्स हैं, खासकर ऐसे वाले में जहाँ 7वें घर में मंगल है, काम वासना भी बहुत बढ़ा देता है, नाउ इन अ डिफरेंट सेंस। तो इसको तो हमें बहुत कंट्रोल करके इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, बिकॉज द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। कहते हैं कि वो वहां भी काम अच्छा करा रही थी, तो उसको वहां ज्यादा प्लेटफॉर्म देके कि भैया तू अभी 3-4 साल ना काम ही अच्छा बढ़ा लो। इफ शी वॉज सीइंग दैट बॉय एंड इफ द पेरेंट्स डिडंट लाइक, उसको कंटिन्यूअस कोचिंग करते रहो, किसी और को तो नहीं मारने जाती ना। विवाह संस्कार, टू समराइज, ये एक जन्म का बंधन नहीं है, ये जन्मों जन्म का बंधन है। और ये माँ बाप और बच्चे के बाद ये सबसे गहरा संबंध है, क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट जुड़ा होता है। तो जहां भी हमारा जो ऋणानुबंधन है, वो शारीरिक कांटेक्ट जहां भी हो, उसके छाप सबसे ज्यादा गहरे होते हैं, और वो हमारे काम वासना को डेवलप, उसको बनाने में सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हम लॉयल्टी रखें, भले शादी में थोड़ा समय लगे, हम समय लेके करें। और किसी के साथ लिव इन न रह के, हम ट्रायल न करके, मैं कहती हूँ हम कुंडली और ज्योतिष गाइडेंस ले, तो आई थिंक विल बी हैप्पियर, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा गाइडेंस दे देगा हमको। हम किसी को अपने साथ रहें, उसके नेचर को हम समझें, स्वभाव को पढ़ें,
तो हमारी तो कुंडली बता देती है कि आपने क्या राइट। क्या, किस स्वभाव लेकर आप आए हो, आपकी डोरमेंट और डोमिनेंट क्वालिटीज क्या है। देखिए, हम कभी कभी हम सब अपने आप को अच्छा समझते हैं, पर हमारे में डोरमेंट क्वालिटीज भी होती हैं। और मोस्ट लाइकली जिसके कारण आपने जो जो कर्म किए हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज यू विल अट्रैक्ट। क्योंकि याद रखिएगा, अब इसको बदला कहा जाए या कर्जा लेना देना कहा जाए, पर शादी इसीलिए होता है, राइट। तो आपको वैसे ही कोई मिलेगा या मिलेगी, तो आपको जब पहले ही गाइडेंस मिल जाए तो वाई गो इन फॉर ट्रायल एंड एरर। बिकॉज इस ट्रायल एरर में आपने अपने पूरे मतलब इस ऋणानुबंधन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर लिया, बहुत ज्यादा लोगों से जोड़ लिया, फिर जिसको हमें भुगतने के लिए अनंत काल तक जन्म तो लेते ही रहेंगे, पर बहुत कष्ट है होगा जीवन में। और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। आई थिंक रूट कॉज एक और भी समझ में आती है कि ये जो मेटाफिजिक्स है अभी की, योलो, यू ओनली लिव वंस। क्योंकि देखा नहीं है ना उन्होंने, और याद भी नहीं है। तो देखा नहीं है, याद भी नहीं है, तो नहीं मानते। और जो अब्राहमिक रिलीजन है उसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर री इनकारनेशन भी है तो और एक बार है बस, रेजरेक्शन जो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो आई थिंक सात जन्म वाला तो बहुत दूर की बात है। वो सिंगल लाइफ में क्योंकि अपने आप को लिमिटेड है, एंड संस्कार इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक। रील्स है, पहले टिकटॉक था, सोशल मीडिया है, तो इंद्रिय जय तो रहा नहीं। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो राघव कृष्णा सर भी बताते हैं इन दो के अलावा, चीप क्रेडिट। जो लोग जीरो कॉस्ट ईएमआई, मतलब आप कुछ भी स्पेंड कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। नाउ दीज थ्री प्रॉब्लम अगर आप इसको एक साथ लाते हो, इसमें ना संस्कार बचता है, ना वैल्यू सिस्टम बचती है। अभी दिख रहा होगा कि बच रहा है, कि ठीक है, बट दिस इज द ट्रांजिशन फेज। अगला जो है उसका नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी ये आखिरी पीढ़ी थी जिसे रोका गया है, डांटा गया है, संस्कारों में बांधा गया है। अब जो वेस्ट का स्टाइल है कि अब बच्चों से पूछा जाता है, राइट। अभी एक एक मुझे उदाहरण मिला था कि एक पिता है, वो अपने बेटे को उसके पसंद की चीज कुछ नहीं लेने देते हैं, जानबूझ करके, कि जब बड़ा होगा तो उसको ये समझ में आएगी कि जीवन में सारी चीजें नहीं मिलती जो आप चाहते हो, राइट। ये उसके व्यवहार में है, ये संस्कार में है। मतलब जानबूझ के ये करवाते हैं, उसकी सारी जिद को पूरा नहीं करते। अब यही बड़ा होकर के वो जो आदत बन गया कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ये जो जिद है, राइट, यहाँ से कई प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। तो आई थिंक ये बात भी है, यदि मान ले कि कई जन्म हो रहे हैं, या कर्म को भी अगर एक्सेप्ट कर ले, तो समहाउ जो आप बार बार दोहराती है, अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस ही आधे प्रॉब्लम का तो समाधान है, कि आप मान ले। और आज की लर्निंग एक बहुत अच्छी रही कि 7 पीढ़ियों की कहानी आप पूछिए और पता करिए कब कौन सी प्रॉब्लम आई थी परिवार में, ठीक है, क्योंकि वो अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो रिपीट करेगा। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आपने सबसे सही वर्ड कहा, हम लोग इस भाषा में कहते हैं अनरिजॉल्व कर्मा। अनरिजॉल्व कर्मा जो होता है, यही सब मतलब बोलते हैं ना, जड़ का फसाद कहें, जो भी कहें। और ये हमारा जानना बहुत जरूरी होता है। और शादी में तो ये मतलब मान्यता ही है कि ये बार बार एक दूसरे से के साथ जुड़ते हैं, कि क्योंकि वो मतलब अक्सर पिछले जन्मों के अनसुलझे मुद्दों से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं को लेके ये मतलब ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी ये ये भाव संबंधी चक्रव्यूह में जो हम बैठे रहते हैं, वो उसी का नतीजा है। और यही दोहराया जाता है, और जो मैंने आपको अभी कह ही दिया, राइट, कि ये है। और यही हमको मतलब वापस उसी काल चक्र में लेकर अलग अलग तरीके से आता है। पर पति पत्नी का जो संबंध है, वो सबसे मतलब सबसे ज्यादा लेन देन इसमें होता है। और फिर मैं रिपीट करूंगी कि ये हमारे हमारे जो 3 कोश हैं, मनोमयी, विज्ञानमयी और कारण शरीर, उसी में ये हमारे जो संस्कार हैं वो कर्म और सूक्ष्म स्मृति को धारण करते हैं, और वो कभी नहीं जाते हैं।
और वो ही बिल्कुल। हमारे भविष्य के जन्मों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, चाह के भी और अनजाने में भी। वी आर गाइडेड आई बाय थिंक दैट। मुझे ग्लैडिएटर का बहुत फेमस डायलॉग याद आया, मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी मेरी है, तो आई थिंक ग्रीक कल्चर में भी है, व्हाट वी डू इन आवर लाइफ echoes in eternity। ठीक है, ये बहुत फेमस डायलॉग है उस मूवी का। देखिए, आपने इसको एकदम अंत में सबसे अच्छे से समराइज कर राइट। दिया। तो हम बिल्कुल चाहेंगे, मेरी तो बहुत ही कोशिश रहेगी, और आप कभी भी हम साथ में मिलके अगर कुछ ऐसा करना चाहें कि किस तरह की जागरूकता लाएं हम हमारी युवा पीढ़ी में, कि हम हमारे पास एक ऐसा धरोहर है जो दुनिया में कहीं नहीं है, ज्योतिष शास्त्र। तो हम आज आज मैं इस दर्शकों से बहुत ज्यादा मतलब ये इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब शादी विवाह की बात आए तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए और कुंडली जरूर देखिए, ताकि हम अपने संस्कार हम पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज एक फिर से एक सुंदर सेशन को संपन्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर।